ओके बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लघु बीजाणु जनन क्या होता है। मैंने बताया था कि जो लघु बीजाणु है, नर युग्मक है, उसका निर्माण होना, उसकी सिंथेसिस होना, उसका फॉर्मेशन होना, वो क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। हमें पता है लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है? लघु बीजाणु धानी में होता है। लघु बीजाणु धानी में। अब लघु बीजाणु धानी में क्या है? बीजाणु जन ऊतक है। बीजाणु जन ऊतक। अब इस बीजाणु जन ऊतक के अंदर क्या होता है वो सुनिएगा। कल वाला मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, मतलब इससे पहले वाली वीडियो का मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ कि बीजाणु जन ऊतक के अंदर क्या होती है? बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है? ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किस विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या कर रही है ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं के अंदर, किसमें? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में विभक्त हो रही है। और इससे क्या है? आप लोगों का लघु बीजाणु या फिर परागकण का निर्माण हो रहा है। हमें पता है कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है उसमें 4 कोशिकाओं का समूह होता है, समूह बनता है इस तरीके से। हमने पढ़ लिया था कि 4 कोशिकाओं का समूह बनता है। ठीक है भाई, डिवाइड होकर 4 कोशिकाओं का समूह बनेगी और ये चारों कोशिकाएं आगे चलकर किसमें परिवर्तित हो जाती है? परागकण में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई परागकण क्या होता है, लघु बीजाणु क्या होता है। अब बात आती है, एक शब्द आता है आप लोगों का परागपिंड। कई बार ये क्वेश्चन आता है बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए। परागपिंड आरबीएससी का क्वेश्चन आता है, जब हमारी बुक में दिया हुआ था, हम लोगों को छोड़ना नहीं है। परागपिंड क्या है? सामान्यतः पता है क्या है कि परागपिंड को आप लोग पॉलिनियम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनियम। और ये किसमें होता है? आंख में, कैलोट्रॉप्स। आंख किसमें होता है? आंख में, यानी कि कैलोट्रॉप्स के अंदर होता है। ठीक है ना। अब आंख में क्या है? सुनिएगा बेटा मेरी बात। जब पराग कोशों के अंदर, ये पराग कोश है इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से पराग कोश है। पराग कोश के अंदर जो पराग कण है वो आपस में इस तरीके से, हमें पता है आपस में कैलोज भित्ति के द्वारा जुड़े रहते हैं। परागकण आपस में कैलोज भित्ति के द्वारा जुड़े रहते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। पराग कोश जो है वो आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? कैलोज भित्ति के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े हैं? कैलोज भित्ति के द्वारा जुड़े रहते हैं बेटा। अब ये कैलोज भित्ति के द्वारा जुड़कर 2 या 2 से अधिक पराग कण जो है वो आपस में जुड़कर इस तरीके की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, इसे आप लोग क्या बोलते हो? परागकण। इसे आप लोग क्या बोलते हो? परागपिंड। क्या बोलते हो? परागपिंड। यानी 2 या 2 से अधिक पराग कोशों के मिलकर या पराग कणों से मिलकर बनी हुई संरचना क्या कहलाती है? परागपिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? परागपिंड कहलाती है। और ये किसमें होता है बेटा? आंख में। आंख का नाम क्या है? कैलोट्रॉप्स। क्या नाम है? कैलोट्रॉप्स। क्या नाम है? कैलोट्रॉप्स। ठीक है, कैलोट्रॉप्स के अंदर पाया जाता है। फिर आता है आप लोगों का बहुबीजाणु का एक शब्द आता है। पहले तो आप लोग शब्दों को समझिए, नोट्स अपने आप आपके बनते चले जाएंगे। बहुबीजाणुता, बहुत सारे बीजाणु युग्मक, यानी जब एक टेट्राड के अंदर, एक चतुष्टक में, अब चतुष्टक में, भाई ये चतुष्टक है, बहुबीजाणुता का मतलब बताऊं? चतुष्टक में हमें पता है चतुष्टक का मतलब क्या होता है? 4 कोशिकाओं का समूह। चतुष्टक का मतलब क्या है? 4 कोशिकाओं का समूह। हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि चतुष्टक का मतलब क्या है? 4 कोशिकाओं का समूह। आई बात समझ में? अब ये 4 कोशिकाओं का समूह जो है, चतुष्टक जो है, इसमें अगर 4 से अधिक, किससे अधिक? भाई इसके पास कैपेसिटी कितनी है? 4 की। कैपेसिटी कितनी है? 4 की। अब 4 से अधिक कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है? 4 की है। और 4 से अधिक कोशिकाएं, अगर अधिक परागकण पाए जाते हैं, अधिक युग्मक बनते हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? बहुबीजाणुता। वो स्थिति क्या कहलाती है बेटा? बहुबीजाणुता। ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? बहुबीजाणुता। ओके, अब आता है आप लोगों का अगला टॉपिक, हम लोगों के लघु बीजाणु जनन के अंदर ही आता है कि परागकोश स्फुटन। अब सुनना मेरी बात, नया टॉपिक है परागकोश स्फुटन। क्या टॉपिक है आप लोगों का? परागकोश स्फुटन, डेhiscence ऑफ एंथर सेल। ठीक है, या फिर परागकणों का मुक्त होना। क्या होना? परागकणों का मुक्त होना। टॉपिक क्या है? परागकोश स्फुटन। ये शब्द है और ये शब्द आया नया।
अब इसका मतलब क्या है स्फुटन का? स्फुटन का मतलब है बेटा फटना, फटना। और किसका फटना? परागकोश का। भाई परागकोश फटेगा, कैसी भाषा लिख सकते हो? परागकोश के परिपक्व होने के बाद, अब परिपक्व हो जाएगा तभी तो फटेगा। भाई ये परिपक्व हो गया, क्या हो गया? परिपक्व हो गया। परिपक्व होने के बाद ये फट गया। अब फटने से क्या होगा? परागकणों का मुक्त होना, परागकण मुक्त हो गए। यानी परागकोश के परिपक्व होने के पश्चात परागकोश के परिपक्व होने के पश्चात स्फुटन होता है, जिसके द्वारा परागकणों का मुक्त, ये परागकण मुक्त होते हैं। आई बात समझ में? या फिर अगर हम लोग बात करें कि परिपक्व, इसकी बुक, आपकी बुक में डेफिनेशन कैसे लिखी हुई? परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने के पश्चात परागकणों के मुक्त होने की क्रिया, मुक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है? परागकोश स्फुटन कहलाती है। क्या कहलाती है? परागकोश स्फुटन कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन तो आ गए हम लोगों को समझ में, लेकिन मेन पॉइंट क्या है? नीट में क्या क्वेश्चन आता है आप लोगों को वो जानना है। बोर्ड में क्या आता है कि इसमें परागकोश की, हमें पता है कि परागकोश के अंदर हम लोगों ने ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी भाई, 4 इस तरीके की वॉल थी, ऐसी स्ट्रक्चर थी। एक तो थी बाह्य त्वचा, ठीक है, एक थी अंतःस्थीशियम, क्या थी? अंतःस्थीशियम। अब उसके बाद मिडिल लेयर थी, मध्य परत थी और अंदर टेपेटम थी। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई परागकोश के स्फुटन में कौन सी परत काम करती है? कौन सी करती है? अंतःस्थीशियम। कौन सी करती है? अंतःस्थीशियम। क्यों करती है? भाई ये किससे बनी होती है? ये कैलोज से बनी होती है बेटा, ठीक है, ये कैलोज से बनी होती है। किसके द्वारा निर्मित है? कैलोज के द्वारा निर्मित है। इसमें क्या पाया जाता है बेटा? कैलोज पाया जाता है, ठीक है। अब ये कैलोज जो है ये क्या है? अब ये हाइड्रेटेड कोशिकाएं, यानी कि जल ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती है? जल ग्रहण। अच्छा, इसमें कौन सी कोशिकाएं परागकण के स्फुटन में भाग लेती हैं? ओष्ठ कोशिकाएं। हिंदी में लिखा होगा ओष्ठ कोशिकाएं आपकी बुक के अंदर। कौन सी कोशिका? ओष्ठ कोशिका। और अंग्रेजी में क्या आप लोग क्या बोलते हो? स्टोमियम सेल। कौन सी सेल होती है? स्टोमियम सेल। स्टोमियम सेल क्या करती है कि पराग अंतःस्थीशियम के अंदर पाई जाती है, कैलोज द्वारा निर्मित इनकी भित्ति होती है। दूसरा, ये ओष्ठ कोशिकाएं कहलाती हैं। स्टोमियम सेल जो जलग्राही होती है, ये कौन सी होती है? आर्द्रताग्राही। इनका क्या काम है? आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही मतलब नमी को ग्रहण करके रखना। जब इनमें से नमी बाहर चली जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो डिहाइड्रेट होने के बाद क्या होता है? नॉर्मली परागकोश जो वो फट जाता है। फटने के बाद क्या हो जाता है कि परागकण जो है वो मुक्त हो जाते हैं। परागकण क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है, पहले उसकी बात करें। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि परागकोश स्फुटन क्या होता है कि जनरली परागकोश का स्फुटन जो है वो परागकोश के परिपक्व होने के बाद, परागकोश के परिपक्व होने के बाद परागकोश की भित्ति जो फट जाती है, फटने से परागकणों का विमोचन होता है, विमुक्त हो जाते हैं। उसके जगह आप लोग परागकोश स्फुटन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सी परत भाग लेती है? अंतःस्थीशियम। अंतःस्थीशियम की कौन सी कोशिका है? ओष्ठ कोशिका, स्टोमियम सेल। क्या खास बात है? ये आर्द्रताग्राही होती है, नमी को ग्रहण करके रखती है, ठीक है। नमी को ग्रहण करके रखने के बाद जब इनमें नमी की कमी हो जाती है परिपक्व होने के बाद, तो इनकी भित्तियों में खिंचाव होता है और खिंचाव होने से ये फट जाती है, ठीक है। और परागकण क्या हो जाते हैं? विमुक्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। पहला है आपका अनुप्रस्थ स्फुटन, पहला है अनुप्रस्थ। दूसरा आता है आपका लंबवत और तीसरा आता है छिद्रमय। लंबवत, तीसरा आता है छिद्रमय और चौथा आता है कपाटीय। छिद्रमय और चौथा क्या आता है? पहला आता है अनुप्रस्थ, दूसरा आता है लंबवत, तीसरा आता है छिद्रमय और चौथा आता है कपाटीय। अब पता क्या है कि अनुप्रस्थ में पता क्या है कि परागकोश के हमें पता है 2 पालियां इस तरीके से। अब दोनों पालियां जब अनुप्रस्थ रूप में, यानी कि लंबवत काट के अंदर, ठीक है, अब अनुप्रस्थ रूप में इस तरीके से समानांतर में जब वो फटेंगी तो वो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ स्फुटन। वो क्या होता है? अनुप्रस्थ काट। हम लोगों ने अनुप्रस्थ काट नहीं पढ़ा था, अनुदैर्घ्य तो था लंबा और अनुप्रस्थ क्या था कि किसी प्लेन के बराबर। तो ये पराग पालियां जब यहां से स्फुटन होगा यूं इस तरीके से, इस दिशा से इस दिशा में, यानी कि किसी अक्ष के समानांतर होगा, तो वो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ स्फुटन। वो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ स्फुटन। और ये किसमें होता है? आपके तुलसी में। किसमें होता है? तुलसी में।
तुलसी का नाम क्या है? ओसियम सेकेटियम, ठीक है ना, ओसियम सेंक्टम। फिर आता है लंबवत। लंबवत की बात करें तो लंबवत में क्या है कि वो परागकोश है, परागकोश में इस तरीके से यूं तल के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, ये लंबवत। ये क्या होता है? लंबवत। ये क्या होता है बेटा? लंबवत। किस में होता है ये? कपास में, गॉसिपियम में, धतूरे के अंदर होता है, ठीक है। फिर आता है छिद्रमय। छिद्रमय मतलब कि छिद्रमय का मतलब पता है क्या है भाई? हमें पता है परागकोश है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है छिद्रमय के अंदर। उसमें यहाँ पर ऊपर या नीचे छेद बन जाते हैं, ठीक है, और उनसे परागकण बाहर निकलते हैं, छिद्रमय स्फुटन, ठीक है। ये किस में होता है? मकोए के अंदर। और लास्ट आता है कपाटीय। कपाटीय मतलब कि दो या दो से देखिए, यहाँ से भी स्फुटन हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, अलग अलग कपाट बन जाता है कपाटीय के अंदर। तो ये किसमें होता है आप लोगों का? बारहवीं में। तो स्फुटन की अगर हम लोग बात करें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्फुटन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि परागकोश के स्फुटन में परागकोश जो फट जाता है। फट कब जाएगा? जब मैच्योर हो जाएगा, जब परिपक्व हो जाएगा। कैसे फटेगा? कि भाई परागकोश की भित्ति जो है उसके अंदर खिंचाव उत्पन्न होगा। क्यों होगा वो सुनना। कौन सी भित्ति काम करती है? अंत्यथीसियम। अंत्यथीसियम में कौन सी कोशिका है? पोस्ट कोशिका, स्ट्रोमियम सेल। क्या खासियत है इनकी? कि आर्द्रता ग्राही होती है। कैसी होती है? आर्द्रता ग्राही, ठीक है। आर्द्रता ग्राही कोशिकाएं हो, ठीक है। अब जब इनमें नमी कम हो जाएगी, पानी का अमाउंट कम हो जाएगा, तो इनकी भित्तियां क्या आपस में खिंचाव उत्पन्न करेंगी, और खिंचाव उत्पन्न करने के साथ में क्या है, ये बस्टिंग हो जाती है, फट जाती है। फटने के साथ परागकण रिलीज हो जाते हैं, हवा में आ जाते हैं। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रमय और कपाटीय, ठीक है। अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रमय और कपाटीय। अनुप्रस्थ की अगर हम लोग बात करें तो परागकोश जो है इस तरीके से आपका परागकोश है। जब परागकोश में समानांतर यानी उसके अक्ष के समानांतर जब स्फुटन की क्रिया होती है तो उसे आप लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ स्फुटन। उसे आप लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ स्फुटन। किसमें पाया जाता है? तुलसी के अंदर। किसमें होता है? तुलसी के अंदर, ठीक है। फिर आता है लंबवत। लंबवत की मैंने बात की जब अक्ष के 90 डिग्री के कोण के ऊपर, यानी कि किसी भी परागकोश, अब ये अकेला परागकोश है, इस पे अक्ष के 90 डिग्री के कोण के ऊपर जब स्फुटन की क्रिया होती है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? लंबवत स्फुटन। क्या बोलते हो? लंबवत स्फुटन, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं छिद्रमय। छिद्रमय मैंने बताया था शीर्ष के ऊपर या आधार के ऊपर छोटे छोटे छेद बन जाते हैं और उनसे परागकण बाहर निकलते हैं, ठीक है। मकोए, कपास वगैरह के अंदर आता है। फिर आता है आप लोगों का कपाटीय। कपाटीय के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कपाटीय मतलब कहीं से भी, किसी भी प्लेन से इसके अंदर जो है वो आप लोगों का स्फुटन की क्रिया होती है, ओके। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा हम लोग नॉर्मली बात करें तो क्या है कि नर युग्मक की संरचना, परागकण की संरचना, की परागकण है क्या और परागकण की लाभ और हानियां क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं। परागकण की संरचना की अगर मैं बात करूं तो परागकण जो है नॉर्मली उसमें 2 लेयर होती है। किस तरीके से वो सुनना, वो आप लोग देखिएगा अभी। मैं आपको संरचना बना के बता रहा हूं कि पराग नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। आपका नया टॉपिक आता है नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। अब मैं बात करूं मेल गैमेटोफाइट की तो नॉर्मली नर युग्मकोद्भिद जो है उसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। इसके अंदर एक दूसरी परत होती है, आई बात समझ में। फिर इस परत के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, एक तो ये वाला केंद्रक हो गया और एक ये। यहाँ पर आप लोगों का फूड वैक्यूल होता है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर इस तरीके का ही दिया होगा। डायग्राम आप लोग देखते रहिएगा बुक का। हालांकि मैं नहीं कहता कि मुझे अच्छा बनाना आता है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा देखा पूरा, ठीक है। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि बेटा साइंस बायो के अंदर जितने अच्छे आप लोग डायग्राम बनाओगे ना उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो परागकोश की जो संरचना है वो लगभग गोलाकार, वो गोल होते हैं, ठीक है। अब उनकी साइज की बात करें 2 से 3 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं, ठीक है। इसमें 2 परत होती है। पहली तो परत होती है बेटा बाह्य चोल। बाह्य चोल, चोल मतलब चोला, जिसे आप लोग एक्साइन बोलते हो। क्या बोलते हो? एक्साइन, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है बेटा? बाह्य चोल जो है, बाह्य भित्ति जो है, ये आप लोगों के, मैं नॉर्मली बताऊं
तो स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है। अंदर वाली भाग जो है वो है अंत्यचोल, एंटाइन। वो क्या होता है? अंत्यचोल या एंटाइन। अब अंत्यचोल क्या है, मैं आप लोगों को नॉर्मली बात बताऊं तो ये किससे बनाए? ये पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज। किससे बनाए? पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज से, ठीक है। और ये इसको आप लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हो? पेक्टो सेल्यूलोज। क्या बोलते हो? पेक्टो सेल्यूलोज, ठीक है। अच्छा, अंत्यचोल के बाद में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो कि वो ऐसा हिस्सा है जहां पर स्पोरोपोलेनिन का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना। इसे आप लोग बोलते हो जनन छिद्र। क्या बोलते हो? जनन छिद्र, ठीक है। अब इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक तो होते हैं आपका कायिक केंद्रक और एक होता है आपका जनन केंद्रक। ये आपकी रिक्तिका, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग की परागकण की संरचना क्या है, नर युग्मकोद्भिद की संरचना क्या है, किस तरीके की है। तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना अगर हम लोग बात करें तो ये द्विआवरणीय संरचना है, इसमें दो लेयर होती है। बाहर वाली परत को आप लोग एक्साइन बोलते हो, फिर आप लोग क्या बोलते हो? बाह्य चोल, ठीक है। बाह्य चोल किससे मिलकर बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन से। सुनिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। स्पोरोपोलेनिन जो है वो एक प्रतिरोधी पदार्थ है। प्रतिरोधी पदार्थ क्या है? प्रतिरोधी पदार्थ है। प्रतिरोधी मतलब कि इसके ऊपर ना तो टेम्परेचर, तापमान, ना पीएच, ना कोई केमिकल, किसी भी रसायन का, थोड़ा सा अंग्रेजी बोल रहा हूँ बेटा, इंग्लिश थोड़ा सा सीखिएगा आप लोग, ना किसी रसायन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ना पानी का, वाटर का, किसी का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी की उपस्थिति के कारण स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण परागकण जो है वो लंबे समय तक, क्वेश्चन आता है कई बार, नीट में भी क्वेश्चन आता है कि परागकोश जो वो लंबे समय तक किसकी उपस्थिति के कारण उपस्थित रहते हैं? तो लंबे समय तक ये बेटा इसकी उपस्थिति के कारण जीवाश्म के फॉर्म में, जीवाश्म, जीवों के अवशेष, यानी लंबे समय तक एक ही अवस्था में रहते हैं, जीवाश्म की फॉर्म में रहते हैं स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण। आई बात समझ में? अब ये स्पोरोपोलेनिन जो है हमें पता है कि एक प्रतिरोधी पदार्थ है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ जगह ऐसी है जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। ये रही, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। कि बाह्य परत का वह आवरण है, वो बाह्य चोल का वह जगह या वो स्थान जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता उसे आप लोग बोलते हो जनन छिद्र। क्या बोलते हो? जनन छिद्र। जनन छिद्र का काम क्या है? जनन छिद्र यानी कि जब परागकण जर्मिनेट होगा, परागकण जब जर्मिनेट होता है तो इसी जनन छिद्र में से आप लोगों के पराग नलिका का निर्माण होता है। यानी कि ये जो अंदर वाला परत है, ये अंदर वाली परत पराग नलिका के रूप में बाहर निकलकर इसी जनन छिद्र से आती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? जनन छिद्र, यानी कि ये पराग नलिका के निर्माण को प्रेरित करता है। दूसरी बात करते हैं अंत्यचोल की। अंत्यचोल क्या है? बाह्य चोल कठोर है, ये कैसा आवरण है? कठोर। आप लोग साथ में लिखते जाइएगा बेटा, बहुत स्लो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अंत्यचोल, एंटाइन। एंटाइन क्या है? अंत्यचोल जो है वो पैक्टिन सेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। यह एक लचीली परत है। कैसी परत है? लचीली। ये किसका निर्माण करती है बेटा? यही परत जो है ये बाहर निकलकर पराग नलिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है। आई बात समझ में? किसका निर्माण करती है बेटा? ये पराग नलिका का निर्माण करती है, ओके। अब इस जनन छिद्र के अंदर कोशिका द्रव होता है इसका, ठीक है, या जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य में दो केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? दो। एक तो है बड़ा कायिकी केंद्रक, दूसरा है जनन केंद्रक। कायिकी केंद्रक क्या है? एक गाइड की तरह काम करता है। गाइड मतलब दिशा निर्देशक, जो इस जनन केंद्रक को दिशा निर्देश देगा। दूसरा, ये इसको फूड प्रोवाइड कराने का काम भी करता है, खाना भी देने का काम करता है। जब पराग नली निकलेगी तो ये कायिक केंद्रक बेटा आगे होता है, पीछे जनन केंद्रक होता है। सुनिएगा, एक पथ प्रदर्शक, रास्ता देने वाला। हम लोग मंदिरों वगैरह में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि हम लोग जयपुर के किले में, आमेर किले में गए, वहां पर गाइड है। गाइड क्या करेगा? आपको पूरा बताएगा कि यहाँ से रास्ता है, यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ। तो ये कायिक केंद्रक क्या है? एक गाइड की तरह काम करेगा। किसके लिए गाइड करेगा? जनन केंद्रक की तरह। जनन केंद्रक क्या है कि एक्चुअल में नर युग्मक जो है वो यही होता है, इसी में नर केंद्रक होता है। आई बात समझ में? यानी कि नर युग्मक को लाने ले जाने के लिए ये गाइड की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, अब एक बात आती है आप लोगों की, वर्ड आता है पोलन कीट। कई बार क्वेश्चन आता है
पोलन कीट। पोलन कीट क्या है? कई बार क्वेश्चन आता है कि पोलन कीट जो है नॉर्मली जो कीट परागित पुष्प है, कीट परागित पुष्प, ठीक है, कीट परागित जो पुष्प हैं उन पुष्पों के अंदर क्या होता है, मतलब जिनका परागण क्या होता है, कीटों के द्वारा होता है, उनकी कीट परागित पुष्प की जो सतह है उसकी सतह के ऊपर एक तेली पदार्थ होता है, तेल जैसा पदार्थ होता है, ठीक है। अब तेल जैसा उनके परागकणों पर कैसा होता है, तेल जैसा पदार्थ होता है, वो चिकना पदार्थ क्या करता है, परागकणों को चिपका देता है कीटों के शरीर से, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे वो चिपक के जाएंगे तो जैसे कीट दूसरे फूल के ऊपर गया तो वहां पर वो परागण की क्रिया को सुगम बनाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि ये क्या होता है, नॉर्मली पोलन कीट जो टेपिटन कोशिकाओं के द्वारा तेलीय पदार्थ निकलता है और वो क्या करता है, तेल जैसा पदार्थ परागकणों की सतह के ऊपर चिपक जाता है, जिससे कीटों के शरीर से चिपक कर वो क्या करते हैं कि दूसरी जगह जाकर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।